नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। भारतीय नमस्कार। राजनीति से लेकर के वैश्विक राजनीति तक जिनकी हर भविष्यवाणी पत्थर की लकीर साबित होती है, आज वो दिग्गज ज्योतिषी पीवीआर नरसिम्हा राव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम समझेंगे कि अब जब ममता हार चुकी हैं, उनका आगे भविष्य क्या होगा और उनके अगले दिन कैसे और कहाँ गुज़रेंगे। इसके अलावा क्या भारत के लिए आने वाले कुछ महीने कुछ बड़े बदलावों के संकेत दे रहे हैं? क्या ग्रहों की चाल कुछ गंभीर इशारे कर रही है? तो इन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आज की चर्चा में पीवीआर सर बहुत कुछ बताने वाले हैं। पीवीआर सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। है। नमस्कार मनविंदर जी। सर, हाल ही में ममता बनर्जी और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी भविष्यवाणियाँ मैंने खुद महसूस करा है, बिल्कुल सही रही हैं और दर्शकों के मन में पहला सवाल भी यही होगा कि अब ममता बनर्जी का आगे भविष्य क्या है? क्योंकि वो बहुत सारे घोटालों में फँसी हुई हैं, प्लस उनके भतीजे का क्या भविष्य है? उनके भतीजे के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है। मगर ममता जी जो हैं, उनकी कुंडली में तो ये साफ-साफ दिख रहा था कि उनकी अच्छी दशा जो थी वो ख़त्म हो गई और जैसे मैंने कहा था चुनाव के पहले उनका खेल ख़त्म। ये फिर से वापस नहीं आएँगे, फिर से उठ के मुख्यमंत्री बनना या जो राजनीतिक सीन है पश्चिम बंगाल में या भारत में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कुछ बातें चलती रहेंगी कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएँगी, कांग्रेस का वो बनेगी या ये बनेगी, मगर ये सब एम्प्टी रेटरिक है मेरे हिसाब से। उनकी कुंडली में तो जो भी अच्छी दशा थी वो ख़त्म हो गई थी। करीब 2 साल पहले ख़त्म हो गई थी। अगर भाजपा चाहती तो उन्हें तभी मुख्यमंत्री पद से निकाल निकाल सकते थे, मगर अब तो बिल्कुल खेल ख़त्म। और उनकी कुंडली में ये भी संभव है कि वो जेल में जाके कई साल बेसिकली कुछ कुछ को जेल में रहना और बहुत ही इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन को झेलना पड़ेगा। ये सब बड़ी बुरी दशा उनके लिए शुरू हो गई है और उनके बारे में सोचना या बात करना देयर इज़ नो मीनिंग इन इट। वो ख़त्म हो गई है और शायद उनकी कुंडली से जो भी उनके करीब है, उनका भी समय ख़त्म हो गया है, इसलिए ये शायद अभिषेक जी भी भुगतने वाले हैं, मगर ममता जी तो बिल्कुल भुगतने वाली हैं। आने वाले 1-2 साल में जेल जेल जाएँगी और फिर से उठ नहीं पाएँगी। और मुझे लगता है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के टुकड़े बन गए थे, मैंने इलेक्शन के पहले ही बताया था कि वो कई टुकड़ों में 2 या 3 या और ज़्यादा टुकड़ों में बँट जाएगी वो पार्टी, वैसा ही हो रहा है। और उनमें से कई टुकड़े जो हैं वो इर्रेलेवेंट बन जाएँगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले सालों में, मगर कुछ टुकड़े इकट्ठे हो जाएँगे और कांग्रेस से या कुछ कम्युनिस्ट से मिलके एक नया विपक्ष बनेगा। आने वाले 3-4 सालों में अगले चुनाव से पहले भाजपा को कुछ कॉम्पिटिशन देने के लिए एक नया विपक्ष बनेगा। जो भी पिछला टीएमसी रहा वो आने वाले चुनाव में बिल्कुल कोई उनका रोल नहीं होगा, उनकी भूमिका कुछ भी नहीं होगी। एक नया विपक्ष बनने वाला है। उसमें होंगे टीएमसी के लोग, कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट पार्टीज़ के लोग और वो पार्टी जो बनेगी, उसमें ममता जी की या अभिषेक जी की कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहने वाली है। ये एक नए नेता सीन पे आ जाएँगे आने वाले सालों में और वो विपक्ष को लीड करेंगे। ममता जी तो खेल खत्म। आपने पीवीआर सर बहुत बड़ी बात की है कि एक नया विपक्ष तैयार होने वाला है। आपकी गणना क्या कह रही है कि ये जो चेहरे हम देखते हैं आए दिन,
क्या ये चेहरे उसमें होंगे? ये नए चेहरे होंगे, ये कुछ ओल्ड पीपल हो सकते हैं, मगर ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, अभिषेक जी बिल्कुल नहीं हो। जो भी पिछले सालों में ममता जी के सरकार में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, वो नहीं होंगे। वो और कोई चेहरा आ जाएगा और वो भाजपा के खिलाफ खड़ा खड़ा होगा, और वो जो भी ये टुकड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़े, कांग्रेस के टुकड़े, टीएमसी के टुकड़े, उन सबको इकट्ठा करके एक नया पार्टी और कोई बनाएगा। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं कि वो चेहरा कौन होगा, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि एक नया एक नया चेहरा होगा और एक नया फ़ोर्स होगा, और ममता बनर्जी का कोई भी उसमें रोल नहीं होगा। ममता बनर्जी वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रोल नहीं प्ले करने वाली हैं। उनका तो बस द एंड है। और देखिए, बंगाल से ही जुड़ी हुई एक और मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। बॉर्डर्स पे बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। जैसे घुसपैठियों को भेजने का प्रयास हो रहा है, तो बांग्लादेश उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हर दिन सीमा पर तनातनी बनी रहती है। इस बारे में आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? मैं एग्ज़ैक्टली ये नहीं कह सकता हूँ, मगर मंडेन चार्ट्स के हिसाब से तो मुझे लगता है कि घुसपैठियों को वापस भेज देने में कुछ कामयाबी मिलेगी। वो सारे घुसपैठियों को वापस नहीं भेज पाएँगे शायद, मगर जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आतंक फैला रहे हैं, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ तो उन्हें कुछ लोगों को भेज दिया जाएगा और कुछ लोगों को जेल में रखेंगे। मगर द मेन प्रॉब्लम जो है, ये इलीगल इमिग्रेशन से मेन प्रॉब्लम जो है पश्चिम बंगाल में, जो लॉ एंड ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर में अस्थिरता लाने वाली जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती से वो उनको हैंडल करेंगे। और मगर मुझे नहीं लगता है कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज देना हो पाएगा। आपने जो बात कही है, वो शायद से अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि शुक्रवार को देखा गया एयरपोर्ट पे काफ़ी बीजेपी और टीएमसी के लोगों में ज़बरदस्त झड़प होती है। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि ये जो जो जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि आने वाले 2 सालों तक चलती रहेगी, ये क्या उसकी शुरुआत है? शायद मैंने ये वो न्यूज़ नहीं देखा था, मगर ये तो बिल्कुल शुरुआत है। अभी वो चुप रहेंगे। शायद शायद सितंबर-अक्टूबर से हमें कुछ बिग स्केल पे देखने को मिलेगा, और अशांति फैलाने की और ये नैरेटिव फैलाने की कि भाजपा जो भी वहाँ स्थिरता है, उसे डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। टीएमसी के सरकार में बहुत स्थिरता थी, अभी अस्थिरता फैल रही है पश्चिम बंगाल। इस तरह की नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाएगी टीएमसी से, और जो भी बाहर के मीडिया है, भारतीय मीडिया और अंतर्जातीय मीडिया जो है, वो मीडिया उसे बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, मगर शुभेंदु जी बिल्कुल उसे हल्के में नहीं लेंगे। बहुत ही उस जो भी इस तरह का नॉइज़ है, उसे उसे बढ़ने से पहले ही रोकने की कोशिश रहेगी अमित शाह जी की तरफ से और शुभेंदु जी की तरफ से। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है कि ये बड़ा हो जाएगा, ये जो इन्क़िलाब जैसा वो खड़ा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो बढ़ जाएगा और एक प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा मेरा अंदाज़ा नहीं है, मगर हल्के में नहीं लेने का और उसे उसे ज़ोर से हैंडल करने का। मगर मुझे यकीन है कि वो कर पाएँगे। मगर डोंट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि पूरा शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और सब रोज़ी रहेगा। ये कुछ महीनों के बाद शुरू होगा और शायद 2 साल, मगर पर्टिकुलरली 1 साल बहुत ही मैक्सिमम रहेगा वो एफर्ट। तब तो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके साथ
बहुत ही स्ट्रिक्ट हैंडलिंग करना पड़ेगा और उससे ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। पीवीआर सर, मैं अगले अगले अगर 6 महीनों की बात करूं, हाँ। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और राजनीति में आप ग्रहों की स्थिति क्या देख पा रहे हैं? मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है भारत के लिए। आने वाले 2 महीनों में, पर्टिकुलरली जुलाई में और अगस्त में, भारत को अस्थिर बनाने की कोशिश जो है, वो कई महीनों से चल रही है वो कोशिश, मगर वो पीक पे पहुँच जाएगी लेट जुलाई में, मिड मिड टू लेट जुलाई में। इसलिए मुझे लगता है कि जुलाई-अगस्त में कुछ कुछ ऐसा नैरेटिव फैलाया जाएगा मीडिया में कि भारत में मोदी सरकार जो है वो बहुत कमज़ोर है, लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसके खिलाफ लोगों के मन में जो सेंटिमेंट है वो बहुत बढ़ रहा है। इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाएगा पर्टिकुलरली जुलाई-अगस्त में, मगर ये सरफेस पे है। अब अगर आप अंदर जाके देखेंगी तो जो भी भाजपा के खिलाफ काम करने वाले पक्ष है, राजनैतिक पक्ष है भारत में, वो सब बिखरते होंगे, वो सब कमज़ोर बनते होंगे, जैसे हम उद्धव जी के साथ देख रहे हैं, जैसे टीएमसी के साथ देखा था। ऐसा ही होता रहेगा आने वाले महीनों में। इसलिए बाहर को देखने के लिए ऐसा लगेगा कि मोदी जी कमज़ोर बन बन रहे हैं, भाजपा कमज़ोर बन रहा है, मगर अगर आप सरफेस को स्क्रैच करके डीपली देखेंगे तो जो भी विपक्ष हैं वो कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए ये ऐसा समय है जब नैरेटिव बुरा होगा, मगर जो एक्चुअली हो रहा है ऑन द ग्राउंड वो अच्छा होगा मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और भाजपा के लिए। और सितंबर अक्टूबर के बाद तो मुझे लगता है कि जो बाहर का नैरेटिव है और जो एक्चुअली हो रहा है उसमें कन्वर्जेंस हो जाएगा। लोगों को समझ में आएगा कि भाजपा बहुत ही मजबूत बन गया है भाजपा, और जो भी विपक्ष है, कांग्रेस है और दूसरे विपक्ष हैं, वो सब बिखर चुके हैं। वो भाजपा और शायद भाजपा को लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाएगा उस समय तक, सितंबर तक। और इस साल के अंत में आने वाले 3-4 महीनों में, पर्टिकुलरली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन होने वाले हैं और कुछ बिग लेजिस्लेटिव सक्सेस हो सकते हैं मोदी सरकार के लिए। इसलिए ये आने वाले जो महीने हैं वो मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छे हैं। जो ग्राउंड वर्क रहेगा वो आने वाले 2 महीनों में होगा। मगर जब वो ग्राउंड वर्क हो रहा है, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सरकार कमज़ोर बन रहा है, लोग तंग आ चुके हैं। इस तरह का नैरेटिव आपको मीडिया में देखने को मिलेगा। मगर ये सब दिखावा साबित होगा अंत में। हमने पीवीआर सर आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती को लेकर पहले भी बात की थी, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही प्रेम दिखा रहे थे। आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? इसका सच क्या है? ये जो पाश्चात्य देश होते हैं, वहाँ दोस्ती नाम की ये जो शब्द है बेसिकली, उसे सीरियसली नहीं लेने का। ये पाश्चात्य देश जो होते हैं वो अपने एजेंडा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं। ये कोई मायना नहीं रखता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त देश है, या ये नेता मेरा दोस्त है, ये सब कोई मायना नहीं रखता है और हमें भी उसी तरह बिहेव करना चाहिए। भारत को भी उसे नज़र में रखते आगे बढ़ना चाहिए। जब लोग एक्साइट हो रहे थे 2024 इलेक्शन के समय पे कि वो ट्रम्प आएँगे और ये भारत के लिए अच्छा होगा, मैंने तभी कहा था अगर कमला हैरिस आती या ट्रम्प जी आते, कोई फ़र्क नहीं है। आने वाले 1-2 साल भारत यूएस रिश्तों में कुछ ट्रबल्स ला सकते हैं, इसलिए जो भी आता है एक्साइट मत हो जाइए। मगर अंत में भारत और यूएस दोस्त ही रहेंगे अंत में। वैसे मैंने 2024 में कहा था, इसी तरह ट्रम्प जी जो भी भारत के खिलाफ ये टैरिफ ये सब रख के जो भी उन्होंने किया है, अब जो अच्छी बातें कर रहे हैं, ये सब हवा के साथ बदलता है।
अगर हवा इस तरफ चलता है तो वो एक बात कहेंगे, इस तरह चलता है तो और एक बात कहेंगे। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल जैसे कर रहे हैं, ईरान के साथ डील करने में और मिडल ईस्ट के साथ डील करने में, उसका अंत अभी होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में उसका अंत होने वाला है और पाकिस्तान को डंप करने वाले हैं। और चीन जो है, पिछले 1 साल में जो यूएस ने किया है, ये चीन को कॉर्नर करने के लिए यूएस डीप स्टेट का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और अभी वक्त है चीन को पीछे से बैठ के देखना कि किस हद तक यूएस जा सकता है। वो अभी कुछ नहीं करेंगे, मगर 2027 सेकंड हाफ से वो कुछ करना शुरू करेंगे चीन भी। तब चीन और यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर है वो बढ़ जाएगा और तब तो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ेगी यूएस को। इसलिए आने वाले महीनों में भारत के साथ जो भी दोस्ती का दिखावा है वो बढ़ता जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है, लोगों को ये शायद अच्छा नहीं लगेगा, मगर आने वाले सालों में भारत और यूएस के बीच में जो दोस्ती है वो और भी गहरी हो जाएगी वो दोस्ती, मुझे बिल्कुल यकीन है। मगर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मोदी जी जो चाहे वो कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। वो उनका डीप स्टेट, उनका बॉस जो है, वो जो करे वो करते हैं ट्रम्प जी। जब भारत को पीछे रखने का समय है तो पीछे रखेंगे, भारत को आगे रख के चीन के साथ मुकाबला करने का समय है तो वो करेंगे। वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं, हमें वो नज़र में रखना चाहिए। मगर एक और बात है, अमेरिका जो है वो बड़ा सुपर पावर है और भारत जो है ये इमर्जिंग पावर है और ये अभी अमेरिका का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ में। इकॉनमी हो, टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, डिफेंस में हो, किसी बात में भारत अभी यूएस का मुकाबला नहीं कर सकता है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 10-20 सालों में मुकाबला ही नहीं, यूएस से बढ़ जाएगा भारत। मगर उसे वास्तविकता में बदलने के लिए यूएस के साथ अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए, यूएस को अपनी अपनी तरफ रखना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ता है, कुछ हम जो नहीं चाहते हैं वो करना पड़ता है, कुछ हम चाहते हैं वो कभी-कभी नहीं कर सकते हैं। मगर रियलिस्टिकली जो भी जब भी दबाव डाल सकते हैं, आपके पास कोई लेवरेज है तो दबाव डाल के आप यूएस को अपनी ओर खींच सकते हो। मगर जब कोई लेवरेज नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये सब मोदी जी, जयशंकर जी, ये सब अमित शाह जी, राजनाथ जी, अजित डोभाल जी, ये बिल्कुल जानते हैं और ये करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात की है आपने। एंड पीवीआर सर, कोई विशेष तारीख या समय जो भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, आपकी गणना क्या कहती है? लॉन्ग टर्म के कैलकुलेशंस के हिसाब से तो ये अभी जो समय भारत के लिए गुजर रहा है, आने वाले 10-20 साल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जब भारत की भूमिका दुनिया में बढ़ती जाएगी और भारत की जो अहमियत है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वो बढ़ती जाएगी आने वाले सालों में। मगर इसी साल में तो जैसे मैंने कहा था, जुलाई अगस्त टाइम फ्रेम कोई थोड़ा-सा नाज़ुक है भारत के लिए। भारत को अस्थिरता में डुबाने के लिए जो भी साजिश है भारत के खिलाफ, वो अपने पीक लेवल पे पहुँच जाएगी लेट जुलाई में। इसलिए जागरूकता से साथ जो 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 भी हो रहा है, बाहर से उसे हैंडल करना चाहिए। और जो भी पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, यूएस डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, चाइनीज़ डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, उन पे नज़र रखते हुए जो जो भी उनका सपोर्ट देते हैं भारत के अंदर से, उन पे नज़र रखते हुए उन्हें कमज़ोर बनाना चाहिए। और कभी-कभी इंटेलिजेंस को नज़र में रखते हुए अंत में ही अंत तक नहीं पहुँचे बिना आदि में ही जो भी वो करना चाहते हैं उसे कट करना चाहिए। और ये जो सीजेपी था, कॉकरोच जनता पार्टी, उनके जो रैलीज़ के प्लान्स थे वो कुछ नहीं हुआ। मगर हल्के में नहीं लेना, आने वाले जुलाई अगस्त में वो भी कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए
इन सभी बातों पे ध्यान रखते हुए केयरफुली हैंडल करना चाहिए। तो ये टेक इट ईज़ी फॉर नाउ। आने वाले कुछ महीनों में ये जो भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश रहेगी, उसे सीरियसली लेना, और उसके बाद थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। और इज़राइल, ईरान या हाँ। यूक्रेन, ये वैश्विक तनावों पर आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? क्या मतलब हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल, स्थितियाँ इस आप देखिए बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है ना इस समय। बिल्कुल हम तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, मगर तीसरा विश्व युद्ध जो है वो अभी आने वाला नहीं है, वो 2030 2031 में आने वाला है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो भी ईरान और यूएस के बीच में अभी डील हुआ है वो टिकेगा नहीं, और चीन ईरान को सपोर्ट करेगा और उनके बीच में जो युद्ध एक्टिव एक्टिव वार फिर से शुरू होगा। मुझे वैसा नहीं लगता है। जो जो भी डील है वो बहुत ही सेंसिटिव रहेगा, और इज़राइल तो रुकेगा नहीं। ईरान के लिए शांति आ सकती है, मगर इज़राइल के लिए नहीं। इज़राइल तो कुछ न कुछ युद्ध में फँसता ही रहेगा आने वाले कुछ साल तक, और पर्टिकुलरली 2026 में तो इज़राइल शांति से नहीं बैठने वाला है। इसलिए ये जो यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील है, ये ऐसा लगेगा कि कभी भी ये फट सकता है, मगर मेरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ईरान करेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ यूएस करेगा, मगर बोलने के लिए तो दोनों साइड बोलेंगे कि ओह! मैं जीत गया हूँ, ये सब मेरे मेरे हिसाब से हो रहा है, मगर अंत में मुझे लगता है कि ये विन-विन होगा, और यूएस इंडस्ट्री का जो इन्फ्लुएंस रहेगा ईरान में, वो स्लोली बढ़ता जाएगा, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को रिप्लेस करने की कोशिश रहेगी। और मैंने कहा था कुछ महीने पहले कि अप्रैल 1 से पहले रेज़ीम चेंज होगा ईरान में। खमेनी जो थे, खमेनी वो गिर जाएँगे, और उनका देहांत हो गया है। और मुझे लगता है कि अप्रैल 2 से लेके 2027 अप्रैल 1 तक का जो साल है ईरान के लिए, इसमें और एक रेज़ीम चेंज होने वाला है। और शायद ये मई में कुछ चांस था, जो मई का मंथ था, उसमें कुछ चांस था, मगर नहीं हुआ। मगर ये फिर से अगस्त सितंबर में वो हो सकता है, मगर नहीं हुआ, तब भी आने वाले अप्रैल तक तो और एक रेज़ीम चेंज होगा। लोगों को अब लगता है कि जो खमेनी के साहबज़ादा हैं, जो जो बेटे हैं, उनका उनका जो पावर है वहाँ पे वो मजबूत है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो भी इंटरनल स्ट्रगल है, वो कभी न कभी तो वो रेजिम चेंज को लाएगा, और मुझे लगता है कि जो भी नए नेता आएँगे इस साल में, उनका रिलेशनशिप यूएस के साथ अच्छा रहेगा। इसलिए बॉटम लाइन ये है कि कुछ अस्थिरता रहेगी कुछ महीनों तक, मगर अंत में जो भी इक्विलिब्रियम आएगा ईरान में, वो ईरानियन लीडर्स को पैसा बनाने में हेल्प करेगा, और यूएस को भी वहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मदद करेगा, और चीन का इन्फ्लुएंस तो वहाँ घटता जाएगा, और चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा ईरान में अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था 2027 सेकंड हाफ तक चीन कोई एक्टिव नहीं करेगा। वो अपने कुर्सी में बैठ के जो भी हो रहा है वो देखेंगे, सिर्फ़ देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये मेरा असेसमेंट है, मगर इससे चैलेंज करते हुए तभी-तभी कभी-कभी इज़राइल कुछ हंगामा करता रहेगा उनके 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 नेबरहुड में, मगर ईरान उसे उसे नज़रअंदाज करने की आदत पड़ जाएगी ईरान को, और यूएस और ईरान बिहाइंड द सीन्स उनके बीच में जो भी केमिस्ट्री है वो बढ़ता जाएगा, और रिजिम चेंज के बाद तो वो और बढ़ जाएगा। इसलिए विश्व युद्ध तो होगा, तीसरा विश्व युद्ध, मगर अभी नहीं। जो भी अब हो रहा है वो स्लोली सिमर होके, ये ऐसा है कि आप स्लो हीट में छोले को कुक कर रहे हैं, ये कुछ घंटे 2-3 घंटे तक उसे पकाएँगे, ये ऐसा सिचुएशन है। और अभी ये तीसरे विश्व युद्ध का
जो जो बन रहा है वो अभी अभी शुरू हुआ है, ये अर्ली स्टेजेस में है। चलते-चलते एक चीज़ और समझना चाहूँगी। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व और उनकी विदेश नीति पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले समय में? एक छोटी-सी टिप्पणी। मेरी टिप्पणी यह है कि आने वाले महीनों में, आने वाले 2-3 सालों में भारत का जो पोज़ीशन है, जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम में भारत का जो पोज़ीशन है, ये बढ़ता जाएगा और यूरोप में और एशिया में और अफ्रीका में जो भी देश हैं, वो भारत का और सुनेंगे और भारत पे बहुत ही विश्वास रखेंगे। और मिडल ईस्ट में जो देश हैं, यूएई और बहुत सारे देश, वो भी भारत को कुछ महत्व देंगे और भारत पे विश्वास रखेंगे। और यूएस जो है, जो अभी भारत के साथ दोस्ती उन्होंने कट नहीं किया है, मगर भारत को कुछ इग्नोर करके और जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं अभी। वो भी इस साल के अंत तक तो वो भी भारत की ओर नज़र डालेंगे और भारत को खुश करने के लिए और कुछ कदम उठाएँगे, यूएस और जो भी पाश्चात्य देश हैं वो भी। इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत का जो महत्व है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, वो बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। मगर ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑन द ग्राउंड ये रहता होगा, मगर जो भी यूएस डीप स्टेट है, जो भी चाइनीज़ डीप स्टेट हैं, वो उनका जो सयाप्स चलता रहता है सोशल मीडिया में और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी कि मोदी जी की हवा ख़त्म हो गई है, लोग तंग आ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय दौर पे भी उनका जो महत्व है वो घट रहा है अभी। इस तरह का नैरेटिव फैलाने के लिए डीप स्टेट तो नॉट जस्ट यूएस डीप स्टेट, चाइनीज़ डीप स्टेट भी वो कोशिश करते रहेंगे और सोशल मीडिया में पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी खत्म हो गए हैं, मगर ऑन द ग्राउंड तो मोदी जी की हवा और भी बढ़ जाएगा इस साल के अंत तक तो। पीवीआर सर, आपकी स्पष्टवादिता हमेशा चौंकाती है। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मनविंदर जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।